Hello student, today we are starting our new channel क्वांटम बायोलॉजी क्लासेस की। स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको 11th और 12th बायोलॉजी के सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे और नीट के लेवल के जो भी हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो चैप्टर वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी का मीनिंग समझेंगे कि बायोलॉजी वर्ड होता क्या है। तो बायोलॉजी वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। तो जो बायोस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है लाइफ, एंड जो लोगोस वर्ड का मीनिंग है होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, और जो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखेंगे हम कि इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो लाइफ फॉर्म्स होती क्या है और लिविंग प्रोसेसेस होते हैं जितना भी जो भी लाइफ है, जो भी लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं उनको वो किसी ना किसी फॉर्म्स में है, और जो जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उनकी लिविंग प्रोसेसेस हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में हम यही पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि जो भी एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और ऐसे कई ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वो ये सब जो भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अपने अपने एक स्पेशल हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। जैसे हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में क्या है, कौन से एनिमल्स रहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कैमल वगैरह हैं। प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस वगैरह का प्लांट वगैरह हम डेजर्ट में मिलते हैं। तो इस तरह में जैसे डोमेस्टिक बात करें, डोमेस्टिक में कैट एंड डॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो फार्म में रहने वाले एनिमल्स कौन से हैं, काऊ, शीप, गोट, पिग, हैंस। तो इस तरह के ये अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। पोल्स की बात करें, पोलर एरिया की बात करें तो वहाँ पर ठंडे जो देश हैं उनमें कौन कौन से रहते हैं, जैसे पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन्स वगैरह रहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पर। ऐसे ओशंस की बात करें, ओशंस में ब्लू शार्क, वेल वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो सब जगह अलग अलग डाइवर्सिटी है, और अलग अलग डाइवर्सिटी अपने अपने हिसाब से उनका अलग अलग हैबिटेट है। तो जो ये आप देख रहे हैं अमेजिंग डाइवर्सिटी, इससे आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आती होगी कि ये लिविंग है क्या, वॉट इंडीड इज लाइफ। ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में होता है कि लाइफ है क्या, वॉट इंडीड इज लाइफ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके के मत दिए गए हैं, दो तरीके के वेज हैं। फर्स्ट है टेक्निकल वे, जिसमें हम टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक वे की बात करेंगे। हम साइंटिफिक इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि जो भी लाइफ होती है वो एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताते हैं। मतलब लिविंग कुछ एक कैरेक्टर्स रखते हैं जो नॉन लिविंग नहीं रखते हैं। लिविंग के अंदर कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग में कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात करता है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है फिलोसॉफिकल वे। तो फिलोसॉफिकल वे में क्या बताते हैं, फिलोसॉफिकल में एक तरह से बताते हैं कि ये क्या नाम से, जैसे इसमें आता है फॉरगिवनेस आता है, ठीक है ना, काइंडनेस आता है, ह्यूमैनिटी आती है, फिलंथ्रोपिज्म वगैरह आते हैं।
मतलब ये मोर रिलेटेड होता है फिलॉसफी से, मोर रिलेटेड टू philosophy rather than साइंस। पर हम एज ए साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें केवल इसके टेक्निकल वे पे ही ध्यान देना होगा, हमें फिलॉसफी की बात नहीं करनी है। तो ये चैप्टर पूरा टेक्निकल वे पर है, इसमें हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसमें हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या लिविंग में कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग में कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम इसके मेन कैरेक्टर्स देखेंगे। तो दोस्तों, फॉलोइंग आर द मेन characters of living। सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे हम ग्रोथ, दूसरा कैरेक्टर देखेंगे रिप्रोडक्शन, तीसरा कैरेक्टर देखेंगे मेटाबॉलिज्म, चौथा कैरेक्टर देखेंगे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ कैरेक्टर देखेंगे हम कॉन्शियसनेस। तो ये 5 मेन कैरेक्टर हैं। इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो अच्छी तरह लिविंग्स को डिफाइन नहीं करता, तो उन्हें हम नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखेंगे, और कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइन करता है अच्छी तरह से, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखेंगे। आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स हैं ये नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टर और फीचर। ठीक है, और जो बाकी के जो 3 हैं ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का मतलब होता क्या है? जैसे नॉन डिफाइनिंग में वे कैरेक्टर्स आते हैं, वे फीचर्स आते हैं जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, मिलता है, और डिफाइनिंग में वे कैरेक्टर्स आते हैं जिनमें एक्सेप्शन कभी नहीं मिलता। तो ये क्या है? ये मेन कैरेक्टर्स हैं लिविंग के। इसके अलावा लिविंग के और भी कैरेक्टर्स होते हैं, पर ये मेन कैरेक्टर्स तो केवल 5 ही हैं। और कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो जैसे हम बात करते हैं एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमारी जो बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, आसपास की एनवायरनमेंट में होने वाले इंसिडेंट्स को सेंस करता है, मतलब फील करता है, मतलब महसूस करता है। जैसे आपके घर में कोई सब्जी बन रही है तो आपको उसकी क्या है, स्मेल आ जाएगी, तो आप ये फील करते हैं, आप सेंस करते हैं। ये कभी भी नॉन लिविंग नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई आपको आवाज़ दे के बुला रहा है तो आप उसको महसूस कर लेते हैं, आप उसको सुन लेते हैं। तो ये सेंस करना होता है
जो भी इंसिडेंट्स एनवायरनमेंट में चल रहा होता है। इसके अलावा और करेक्टर्स हैं, जैसे हम बात करते हैं माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स come to our mind immediately। देखिए, सूटेबल रेस्पॉन्स कम टू योर माइंड इमीडिएटली का इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है तो हम उसके लिए इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपका हाथ है किसी गर्म चीज पे छू गया तो आप एकदम से हटा लेते हैं उसको। तो ये नॉन लिविंग का कभी भी नहीं हो सकता ना करेक्टर, कभी भी नॉन लिविंग का करेक्टर नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो प्रोसेस है, ये तुरंत क्या होता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। आपने जैसे मक्खी मच्छर को आपने डरा कर भगाया होगा तो तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगला करेक्टर देखेंगे हम, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये देखिए, एबिलिटी टू सेल, हर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, हर ऑर्गन के अंदर जो सेल होती है वो दूसरी सेल बनाने की कैपेसिटी रखता है। हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ सेल्स होती है जो क्या करती हैं, दूसरी सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये हर लिविंग्स में मिलता है, ये कभी भी नॉन लिविंग्स में कभी नहीं मिलेगा ये करेक्टर, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा इसका। सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम होता है, अंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस चलती है, जैसे मेटाबॉलिज्म चलता है या फिर हार्मोन सिक्रीशन चलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी सेल के अंदर हम बात करें तो लाइसोसोम एक्टिविटी या न्यूक्लियस की एक्टिविटी जो चलती है, या ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलती है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलती है। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, लिविंग में ही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, खुद के खुद सेल अपने आप ऑर्गेनाइज होती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का क्या मतलब है, इंटरेक्ट मतलब है आप किसी भी एनिमल या फिर कोई भी एनिमल किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हम पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ के लेते हैं, तो इंटरेक्शन हुआ पेड़ का और आपके साथ में, ठीक है ना। तो हर ऑर्गन में एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज का हम हमारे बॉडी में से ब्लड चूसते हैं, तो ये इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ये कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो ये यूनिक फीचर हैं, दीज आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये केवल लिविंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, तो इसमें लिखेंगे आप इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और its part called
ग्रोथ मतलब ओवरऑल इसके मास इंक्रीज हो जाए किसी टिश्यू का या साइज इंक्रीज हो जाए तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ के ट्विन करेक्टर्स होते हैं, एक तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी इंडिविजुअल में अगर उसकी साइज इंक्रीज हो रही है या इंडिविजुअल 1 से 2 हो रहा है तो उसको भी ग्रोथ माना गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी साइज इंक्रीज नहीं होती पर वो मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, तो वो जो कॉलोनी बनती है वो उसकी ग्रोथ को शो करती है। तो हम आगे लिखेंगे इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर of individual or twin character of growth। तो ग्रोथ के ट्विन करेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि किस तरह से मास इंक्रीज होता है और किस तरह से नंबर इंक्रीज होता है। देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये पहले से बड़ा हो जाता है तो इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये बाद में और बड़ा हो गया। तो इसका क्या है, एक तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन साइज। इसके अलावा ये जैसे बेसिलाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, बेसिलाई मल्टीप्लाई करके क्या होता है और दूसरे बेसिलाई बना लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4 बना लेते हैं। इंक्रीज इन नंबर। तो क्या होता है, ट्विन करेक्टर्स होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे ग्रोथ पर, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज एन irreversible permanent increase in size of an organ or its part or its parts or even of an individual। मीन्स इस लाइन का मतलब है कि जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इस पिक से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये जो पिक है, जो अब आप बचपन में जब छोटे थे और आप बड़े हो गए हैं अब, तो आप क्या वापस से दोबारा बचपन में जा सकते हैं, आपके दोबारा वापस छोटे हो सकते हैं? नहीं। तो इसी चीज़ को समझाता है लाइन कि इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ, परमानेंट होती है। आपके बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो भी हमेशा साइज में इंक्रीज ही हुए हैं जब तक कि आप एडल्ट तक जितने बड़े नहीं हो गए हों, ठीक है ना। उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट का कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ठीक है। चाहे वो ऑर्गन की बात करते हैं, चाहे उसके पार्ट की बात करते हैं, चाहे आपके खुद के इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो ग्रोथ हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल परमानेंट होती है। अगले पॉइंट को देखते हैं अब, जो ग्रोथ इज द
result of metabolism. Growth is the result of metabolism when the synthetic reaction or anabolism is more than that of the destructive process or catabolism. Growth occurs. देखिए इस लाइन का मतलब समझेंगे। ग्रोथ जो होता है वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट मतलब दो तरह की रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में। एक तो सिंथेटिक रिएक्शन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, और एक होती है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो क्या होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देती हैं। तो क्या होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे सेल जो बनती है नई सेल, वो क्या होता है एक सिंथेटिक रिएक्शन होती है, और जो सेल डिस्ट्रक्ट होती है पुरानी पड़ी हुई जो सेल होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो क्या होती है एक उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो इन दोनों का रिजल्ट ही ग्रोथ होती है। हमेशा सिंथेटिक रिएक्शन ज़्यादा होगी तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में दो तरह की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, उसके कारण ही ग्रोथ होती है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कि इन द रिवर्सिबल सिचुएशन यहां हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम प्रोसेस जो सिंथेटिक रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर डिस्ट्रॉय करने वाली रिएक्शन ज़्यादा तेज हो जाए सिंथेसिस करने वाली रिएक्शन से, मीन्स लेस एनाबॉलिज्म मोर कैटाबॉलिज्म। तो क्या होता है नेगेटिव ग्रोथ होने चालू हो जाती है। नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ, जैसे इन कैंसरस पेशेंट, अगर हाई कैंसरस पेशेंट है, मेटास्टेटिक ट्यूमर है, मेटास्टेटिक मतलब बहुत ज़्यादा भयानक तरीके वाला जो कैंसर होता है, कार्सिनोमा जो कैंसर होता है। मेटास्टेटिक का मतलब हम कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर आपको बता देता हूँ कि मेटास्टेटिक जो कैंसर होता है उसमें फाइनल जो रिजल्ट होता है बहुत कम बच पाते हैं, एंड में क्या होता है डेथ ही होती है पर्सन की। तो उसमें क्या होता है बॉडी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लग जाता है बजाय कि बॉडी बनने के। तो कैंसर में हमेशा इस तरह की प्रोसेस होती है जिसको हम नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ बोलते हैं। तो आगे लिखेंगे इन द रिवर्सिबल सिचुएशन देयर विल बी डी ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ। ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं कि ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिक ग्रोथ। देखिएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ वगैरह होती है वो सब इंट्रिंसिक, जिसके कारण आपकी बॉडी क्या है ग्रो करती है, ठीक है ना। मतलब बॉडी के इनसाइड की जो ग्रोथ होती है उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं हम।
दिस ग्रोथ इज फ्रॉम inside of the body of living organism। और दूसरे टाइप की होती है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का यहाँ क्या मतलब है? एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि किसी मटेरियल का किसी सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है ना? क्या है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? ग्रोथ आउटसाइड की तरफ एक्यूमुलेशन हो जाना मटेरियल का या किसी बॉडी सरफेस पर, तो उसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। accumulation of material on any body surface। देखिए इसमें एक खास बात है, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, पर जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ये हमारी एक्सट्रिंस बाहर की जो सरफेस है उस पर होने वाली ग्रोथ है, ठीक है ना? पर ये ग्रोथ क्या है? नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है डिफाइनेट प्रॉपर्टी नहीं है। डेफिनेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन मिलते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में जो एक्सेप्शंस हैं उसके ही कारण ये डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं हो पाई। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और कहाँ मिलेगी? जहाँ हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, जैसे माउंटेन्स पे आप देखते हैं ग्लेशियर्स वगैरह जमा हो जाते हैं, तो ग्लेशियर्स वगैरह क्या है, जमा होने के कारण माउंटेन्स की क्या होती है? हाइट इंक्रीज हो जाती है। हाइट इंक्रीज होने के कारण ये भी एक तरह की एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे सैंड ड्यून्स हो जाते हैं, डेजर्ट में बनते हैं सैंड ड्यून्स। जब सैंड का जमा हो जाता है, एक के ऊपर एक सैंड जमा होती जाती है, तो रेत के टीले बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का। तो एग्जाम्पल इसमें लिख लेंगे, नॉन लिविंग के एग्जाम्पल होंगे ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन एंड sand dunes on desert, in desert, sand dunes in desert। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, ग्रोथ के दो टाइप्स और हैं। ग्रोथ is of two types। A indeterminate growth, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को हम क्या लिख सकते हैं? अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं हम इसे। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या है? जैसे आप प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ है। मतलब क्या है? इनकी जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, पूरे जीवन काल में इनकी ग्रोथ होती रहती है। आप पेड़ लगाएंगे, उसमें फूल भी आते हैं, उसमें फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं, ज़िंदगी भर तक ये फ्रूट्स देते रहेंगे। तो ऐसे क्या इनकी ग्रोथ होती रहेगी, इनकी ब्रांचेस बनती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। आपके घर के आसपास कहीं बहुत पुराना 100-150 साल पुराना आपको ट्री मिल जाएगा, तो
जैसे बरगद के हो गए, बनियन ट्री हो गया, और जैसे हम बात करते हैं पीपल के पेड़ वगैरह हो गए, तो ये क्या है, बहुत पुराने दिख जाएंगे आसपास, आपके घरों के आसपास। तो इनमें क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चलती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रोथ विच अकर continuously throughout their life span is called इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, प्लांट्स। ये इस तरह की ग्रोथ क्या है, प्लांट्स में दिखती है। अगला अगला टाइप क्या है, डिटर्मिनेट ग्रोथ। जिसको हम लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ सभी एनिमल्स में मिलेगा आपको। सभी एनिमल्स में क्या होता है, एक साइज, जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़े क्या लंबाई में, मतलब हमारा साइज क्या थ्रू आउट द लाइफ बढ़ता ही जाता है, नहीं, हम एक हाइट तक पहुंचकर हमारी ग्रोथ क्या है, रुक जाती है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ या फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रोथ विच अकर्स only up to a certain age is called डिटर्मिनेट ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एनिमल्स। एनिमल्स में इसमें एक नोट लगा के लिखेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है एनिमल्स में, सेल डिवीजन इन एनिमल्स in certain tissues to replace lost cell। मतलब एक सर्टेन एज तक आने के बाद में क्या होता है, केवल टिश्यू रिप्लेसमेंट की ही प्रोसेस चलती है, वो उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। हम क्या होते हैं, कई सेल, जो सेल्स नई बनती जाती है और पुरानी सेल्स क्या होता है, फिनिश खत्म होती जाती है, नष्ट होती जाती है। जैसे हमारी आरबीसी सेल हमेशा क्या होती है, नई बनती रहती है, इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस बोलते हैं उसको हम। तो क्या है, आरबीसी नई बनती है और जो पुरानी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है, लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, जो ग्रोथ होती है वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में होती है। इसलिए इसको हम डेफिनेट प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग exhibit growth, so it cannot be taken as defining property। ठीक है, ओके।
हमारे यहाँ पर ग्रोथ वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो लिखेंगे इसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और progeny is called reproduction. रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर की बात करें हम, रिप्रोडक्शन in unicellular organism like bacteria, unicellular algae, और अमीबा। इनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है इनकी सेल्स को इंक्रीज करता है। मतलब ये एक सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारे अमीबा बना लेते हैं, तो इनकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने पहले बताया था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ उनका रिप्रोडक्शन ही है। मतलब ये दोनों आपस में सिनोनिम है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज इंक्रीज in number of cells, means in unicellular organism the growth and reproduction are synonym or same। हम रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में जो रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पर मैंने कहा था इसका कोई एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने बोला था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या एक्सेप्शन है? जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक्सेप्शन कैसे हुआ? तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ एक लिविंग एनिमल्स वगैरह हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, कई आपने बहुत सारे आजकल सुन रखे होंगे, कई कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं आजकल, तो वो क्या है, स्टेराइल कपल्स, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक एग्जांपल है म्यूल। आपने देखा होगा जब हम हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स का, तो एक म्यूल पैदा होता है। पर वो म्यूल क्या होता है, स्टेराइल होता है। वो म्यूल कभी अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, दूसरा म्यूल पैदा नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसके अलावा आपने 3 तरह की बीज सुनी होगी, क्यून बी, वर्कर बी और ड्रोन। तो इसमें जो वर्कर बी होती है वो क्या होती है, एक स्टेराइल एनिमल का एग्जाम्पल है। स्टेराइल होती है, कभी भी
फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, कभी भी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो हम क्या लिखेंगे आगे, रिप्रोडक्शन, अगला टॉपिक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which can or do not reproduce like mule, sterile human couples, and worker bees। तो ये क्या है, कभी भी अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो the reproduction also cannot be taken as defining characteristic of living organism। तो यहाँ क्या है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के कौन से रिप्रोडक्शन के टाइप हैं? फर्स्ट लिखेंगे आप इसमें ए लगाकर लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें केवल एक ही पेरेंट रहेगा, दो पेरेंट नहीं रहेंगे, सबसे बड़ी बात। और ये दूसरी बात ये है कि इसमें कभी भी गैमेट नहीं बनता है। गैमेट क्या होता है, गैमेट जो क्या नाम से प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों पेरेंट से एक एक गैमेट जाता है और वो फ्यूज होता है। पर यहाँ पर क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट किससे, कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर मियोसिस नहीं होता। और गैमेट जब बनेंगे नहीं तो उनका फ्यूजन कैसे होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे हम, reproduction in which gametic fusion or fertilization and meiosis are not involved
इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, कई टाइप के होते हैं, मैनी मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे स्पोर्स जो क्या होते हैं बिना किसी गैमेटिक फ्यूजन के बनते हैं। तो वो स्पोर्स क्या होते हैं, सीधे डायरेक्ट क्या होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये किन में होते हैं, इन एल्गी एंड फंजाई, इन एल्गी एंड फंजाई। फिर सेकंड आता है बाय बडिंग। बडिंग क्या होती है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, हम आपको इसमें डायग्राम बताते हैं। देखिए बडिंग क्या होती है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी आउट ग्रोथ निकल रही है। यहाँ पर देखिए छोटी सी आउट ग्रोथ है, तो ये आउट ग्रोथ फिर बड़ी होती जो होती है हाइड्रा की फॉर्म में आने लग जाती है, और ये हाइड्रा फिर बड़ा होता होता उसका आउट ग्रोथ अपने उस बॉडी से क्या होता है सेपरेट हो जाता है और नया हाइड्रा बना लेता है। तो इसे बोलते हैं हम बडिंग। ये बडिंग किस में होती है, तो हाइड्रा में, इन हाइड्रा एंड यीस्ट में, ठीक है ना, यीस्ट में। जैसे चीज़ वगैरह बनाया जाता है, पनीर वगैरह बनाया जाता है, उसी यीस्ट में क्या है, केक बनाने के काम में आता है यीस्ट। तो ये क्या है, इसमें इस तरह की बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं अगला टाइप, थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, इनके क्या है, ये फ्रेगमेंट्स में अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। तो ये नया अलग अलग बैक्टीरिया बना लेता है, फिलामेंटस एल्गी और फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो अलग अलग एल्गी, और जैसे एल्गी के फ्रेगमेंट्स से अलग अलग एल्गी बनते हैं, और फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। सॉरी, ये बैक्टीरिया ही है, ये वो बैक्टीरिया नहीं है, एल्गी है। एल्गी में इस तरह के मिलते हैं, ठीक है ना, इससे अलग एल्गी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गए तो ये 3 फिलामेंटस एल्गी बना लेगा। तो इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पहले तो है इन फिलामेंटस एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोनीमा इन मॉस प्लांट। ये आप सब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में अलग अलग हो जाते हैं। फिर फोर्थ टाइप है आपका ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलैक्सिस टाइप भी बोलते हैं। मॉर्फोलैक्सिस टाइप। देखिए मॉर्फोलैक्सिस टाइप क्या होता है, इसमें
हम इसको डायग्राम से समझते हैं। इसका सबसे बढ़िया डायग्राम है प्लेनेरिया। देखिए ये ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। देखिए ये प्लेनेरिया है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए तो ये दो अलग अलग प्लेनेरिया बना लेगा। बीच में से दो टुकड़े कर दिए तो दो अलग अलग प्लेनेरिया बना लेगा। अब इस जो बना है प्लेनेरिया, इसके हमने तीन टुकड़े कर दिए तो तीन अलग अलग प्लेनेरिया बना लेगा। मतलब ये इतना ज़्यादा रीजनरेशन करता है कि इसका छोटा टुकड़ा भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। ठीक है ना, मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। इसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, प्लेनेरिया। इसमें एक नीचे नोट लगा के लिखिएगा, एक नोट लगा के लिखिएगा। एक होता है नॉर्मल रीजनरेशन, कौन सा टाइप? एपीमॉर्फोसिस टाइप। एपीमॉर्फोसिस टाइप, इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म उसका एक पार्ट खो जाता है तो वापस से वो पार्ट क्या है, रीगेन कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। मतलब इसमें जो कटा हुआ पार्ट है उसका पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, पर जो टूटा हुआ भाग है बस वो रिपेयर होके वापस से रीगेन्ड हो जाएगा। तो इसमें इसमें लिख लीजिए, इज ए प्रोसेस in which only the lost part of the body is repaired or regained। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप, लिजार्ड। लिजार्ड की आपने पूंछ कटते हुए देखा होगा, टूटते हुए देखा होगा, तो उस थोड़े दिनों बाद वो क्या होती है, छिपकली वापस से अपनी पूंछ बना लेती है। तो ये क्या है, ये क्या है, लिजार्ड इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो पहले टॉपिक लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स किससे बनते हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है उन पेरेंट्स के अंदर की सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। मियोसिस की प्रोसेस और गैमेट आगे क्या होता है, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज से क्या होती है, जाइगोट बनता है और प्रोजेनी बनता है उससे। इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें लिखेंगे हम, reproduction in which gametes are found by meiosis and fertilization also takes place to form progeny।
is called as sexual reproduction. ये हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स वगैरह में मिलता है, सेक्स और रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में जो टोटल केमिकल रिएक्शन का टोटल सम होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दोनों तरह के लिविंग्स में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग्स का। मैंने बताया था आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं, कौन सा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। पर जो बाकी के तीन बताए थे उनमें से ये हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम बात कर सकते हैं जैसे बाहर जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसे कुछ एक रिएक्शंस को हम बाहर भी करवा सकते हैं, बाहर भी जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह में इस तरह के रिएक्शंस करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें जैसे जाइगोट फॉर्मेशन, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आजकल बहुत चल गया है कि बाहर ही हम जाइगोट बना देते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है? एक लिविंग सिम्टम नहीं है, मतलब ये रिएक्शन है पर ये एक लिविंग रिएक्शन है। ये कभी भी डिफाइन नहीं करता है लिविंग्स में हो रही है, केवल ये हम बात कर सकते हैं कि एक लिविंग रिएक्शन है, ये कोई लिविंग चीज़ नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी हो रही है, लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, टोटल सम होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलती है, जिसमें कई मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कई मॉलिक्यूल्स टूटते भी हैं। तो ये सभी एनिमल्स में, सभी फंजाई में, सभी माइक्रोब्स वगैरह में इस तरह का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है। हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो सेकेंड पॉइंट, बोथ यूनिसेलुलर and multicellular exhibit metabolism. Both unicellular and metacellular exhibit metabolism. Non-living object shows metabolism. The isolated metabolic reaction outside the body or organism performed in the test tube in vitro is neither living nor non-living. मैंने आपको बताया था यार, ना तो ये लिविंग बोलते हैं ना इसको नॉन लिविंग बोलते हैं, ये एक तरह की लिविंग रिएक्शन होती है। These isolated reaction cannot be regarded as living things, but they are definitely living reaction because they are similar to reaction performing in our body. तो ये है क्या था आपका मेटाबॉलिज्म। अब हम अगला टॉपिक फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हर किसी भी, कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग होगी, वो सेल का स्ट्रक्चर कंटेन करती है। तो अगर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल कंटेन करती है उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये अपने सारी डेली एक्टिविटीज, सारे इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस और परफॉर्मिंग असेंशियल जो फंक्शंस वगैरह होते हैं लाइफ के, वो परफॉर्म करते ही करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल सेल भी उतना ही काम करती है, मल्टीपल सेल भी उतना ही काम करती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे वायरस, एक एग्जांपल लेते हैं हम, वायरस क्या होता है? ये एक सेल का बना हुआ नहीं होता, ये कंटेन करता है आरएनए और डीएनए और न्यूक्लिक एसिड वगैरह होता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं इसमें, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के कैप्सोमियर्स सराउंड करते हैं किसके? डीएनए और आरएनए की। या तो वायरस में आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। अब ये वायरस क्या होता है? जो बना होता है वो सेल का नहीं बना होता, केवल प्रोटीन और डीएनए या आरएनए का बना हुआ होता है। तो हम बात करते हैं कि ये लिविंग है। हाँ,
ये लिविंग है, पर जब ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर या लिविंग सेल के अंदर चल जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। अगर ये लिविंग सेल से बाहर रहे तो ये एक क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इनर्ट मटेरियल है, मतलब ये कोई काम नहीं करता, मतलब समझ, नॉन लिविंग है। तभी तो वायरस को हम बोलते हैं इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है ना। तो क्या होता है, लिविंग फंक्शन करने के लिए क्या होता है, सेल का होना बहुत जरूरी है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। हम एक बार रीड कर लेते हैं इसको। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। All living organisms are composed of cells. Some of composed of single cells, unicellular organisms, other composed of many cells, multicellular organisms. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing essential functions of life. Any less than a complete structure of cell does not एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब कोई भी अगर स्ट्रक्चर एक सेल से कम होगी कभी भी वो लिविंग नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको हो गई वायरस जब बाहर रहता है सेल के तो क्या है, नॉन लिविंग होता है, और सेल के अंदर जाते ही वो लिविंग बन जाता है। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रूव टू बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट, जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इंसिडेंट्स को क्या करना, उनके लिए रेस्पॉन्ड करना, ठीक है ना। पहले तो उनको सेंस किया जाएगा और फिर आप उसके लिए रेस्पॉन्ड होंगे। तो ये रेस्पॉन्ड करना और ये सेंस करना, इनको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर हो, हर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी होती है कॉन्शियसनेस की, ठीक है ना। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जैसे कोई सा भी क्या हम बात करें स्टिमुलाई है, जैसे हम बात करें लाइट की, टेम्परेचर की, इसके अलावा वाटर की, अदर ऑर्गेनिज्म, आसपास कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसके लिए, और पॉल्यूटेंट्स वगैरह के लिए भी अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है, इसको सेंस करता है और उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है। जैसे आपने छुईमुई का पौधा देखा होगा, छुईमुई का पौधा क्या आप टच करोगे तो वो क्या है, रेस्पॉन्ड करेगा और वो सिकुड़ जाती है। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, कॉन्शियसनेस को शो करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स भी एक तरह का कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कोई सा भी आप जानते हैं, कुछ भी आप टच करते हैं तो आप हमेशा उसके लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। हम प्लांट्स की और बात करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलर सीजन में ही उनमें फ्लावरिंग होती है, तो पर्टिकुलर सीजन इसको बोलते हैं हम, पर्टिकुलर सीजन जैसे फोटोट्रॉपिज्म होता है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, और पर्टिकुलर एनिमल से वो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं तो उसको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, ये कॉन्शियसनेस का एक एग्जाम्पल है। मतलब कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वगैरह भी हो, तो वो भी कॉन्शियसनेस को शो करता है। पर हम ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन में क्या होता है, हाई लेवल ब्रेन नर्वस सिस्टम वगैरह हाई लेवल का होता है, सुप्रीम लेवल का होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो इन वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम के कारण ह्यूमन बीइंग को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, जो ह्यूमन होते हैं उसमें सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसके ज़रिए क्या होता है, ये जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है उनको प्रिडिक्ट करता है, उनको थिंक कर सकता है और पॉसिबल चेंजेस कर सकता है, और चेंजेस जो आसपास हो गए हैं उसको वो काफ़ी हद तक क्या कर देता है, अप टू ए लिमिट तक उस सिचुएशन को बदल भी सकता है। तो इसको बोलते हैं हम सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ये और किसी भी, ना तो किसी जानवर में होती है इस तरह की कॉन्शियसनेस, ना ही कि प्लांट्स वगैरह में होती है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। पर इसमें एक हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट है, ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट जो उसको लंग चलाने के लिए उसकी मशीनें लग रखी है, हार्ट चलाने के लिए उसकी मशीनें वेंटिलेटर पर लग रखा है, हार्ट के लिए हार्ट पंपिंग मशीन्स वगैरह रिप्लेस कर रही है जो, तो इस पर अगर ब्रेन डेड कोमा पेशेंट लगा हुआ है तो वो क्या है,
सेल्फ कॉन्शियसनेस खो रखा है, पर वो कॉन्शियसनेस तो है, ठीक है ना, वो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन खो रखा है, उनके ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सकते। तो क्या है, इसको बोलते हैं कि वो पेशेंट क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है वो, ठीक है ना। ये केवल सेल्फ कॉन्शियस किस में प्रेजेंट होता है, ओनली ह्यूमन में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है कि ये डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग टॉपिक, वो अलग अलग और भी फीचर्स बताए थे, जैसे एबिलिटी टू मतलब सेंस एनवायरनमेंट के अलावा हम बात करते हैं, जैसे इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी, इमरजेंस होता है, कोई बॉडी में कोई इमरजेंस होता है, कोई नई क्वालिटी डेवलप होती है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग में कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के फीचर्स हैं, और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब नीट में इस चैप्टर से 1 और 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और साइंस के ऊपर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका साइंस यूज में होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का कोई नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक होंगे तो आप बेसिक फीचर्स याद रखेंगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and do not forget to like, share and subscribe for more biology related videos. Okay, bye.